नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। भारत को जैव औषधीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की शुरुआत, नेशनल बायोफार्मा मिशन की घोषणा। मॉनसून में बढ़ा डेंगू चिकनगुनिया का खतरा, निवारण और उपाय पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को यूनेस्को ने दिया सम्मान। आजीविका की दौड़ में छात्रों को मिले बेहतरीन विकल्प, आहार विद्या और जरा विज्ञान हुए लोकप्रिय। और इस सप्ताह के इतिहास में हम याद करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी को। सबसे पहले इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर। भारत में कैंसर और दिल की बीमारियों के उपचार पर होने वाला खर्च बहुत ज़्यादा है, जिसे वहन कर पाना आम जनता के लिए मुश्किल है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 30 जून को नेशनल बायोफार्मा मिशन यानी राष्ट्रीय जैव औषधीय मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसे परितंत्र की स्थापना करना है जो आने वाले समय में भारत को जैव औषधीय क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान दिला सकेगा। पेश है साइंस मॉनिटर की एक विशेष रिपोर्ट। पिछले 2 दशकों में भारतीय जैव औषधीय उद्योग ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, जिनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाने की वजह से टीका, दवाइयां समेत कई स्वास्थ्य सेवाएं आज भी आम आदमी की जेब पर भारी है। इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल बायोफार्मा मिशन यानी राष्ट्रीय जैव औषधीय मिशन को प्रारंभ किया। We call it as the National Biopharma Mission. It will focus on development of nationally relevant healthcare products like vaccines, biotherapeutics, medical devices, diagnostics, and then this new state-of-the-art facility, we are calling it as a shared infrastructure and establishment of for the various stakeholders, and also there will be building and strengthening of domain-specific knowledge and management skills, and also the creation and enhancing of technology transfer capabilities in the public and the private sector. ये मिशन एक पहल है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की, जिसके माध्यम से न सिर्फ लंबे समय से शोध की जा रही दवाइयों के निर्माण में तेजी आएगी, बल्कि इससे चिकित्सीय खर्चों को भी कम करने में सफलता मिलेगी। नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं उद्यमी जिनके पास अच्छे सुझाव, खोज या शोध मौजूद हैं, उन सभी को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण टीके तथा दवाइयों का कम कीमत पर उत्पादन किया जाएगा। इस मिशन को लागू करने का दायित्व बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बाइरैक को सौंपा गया है। There is a large gap between these two, excellence in science and leadership in production of generics and vaccines, and that bridge between connecting academia to industry, in being inventive, in being IP, intellectual property driven, and moving from reverse engineering to quality engineering is the big challenge. Therefore, this program, this mission will build on these excellence in basic science which we have across the country and make sure these platforms come. वर्तमान समय में विश्व जैव औषधीय क्षेत्र में भारत की कुल हिस्सेदारी 2.8% है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले 5 सालों में इस भागीदारी को 5% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए 240 मिलियन यूएस की निवेश राशि तय की गई है, जिसमें 125 मिलियन $US वर्ल्ड बैंक द्वारा लोन के रूप में दी जाएगी। Certainly from the World Bank side, our money is not what's going to make the difference.
It's the bringing together of the different entities and the selectively filling the minor gaps, the minor coordination issues which may exist. And this is well suited for our backgrounds and our somewhat limited but what we hope catalyzing role in this whole process. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बायरैक के साथ मिलकर नेशनल बायोफार्मा मिशन के माध्यम से देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रगतिशील परिवर्तन लाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है, जो आने वाले समय में भारत को विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करेगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून आ चुका है। एक तरफ जहां बारिश उमस भरे मौसम और चिलचिलाती धूप से राहत लेकर आया है, वहीं इससे देश भर में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वायरल बुखार का जोखिम कई गुना बढ़ गया है। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू का ज़बरदस्त प्रकोप देखा गया था और इस बीमारी के 15,000 से अधिक मामले सामने आए थे। ऐसे में ये परिस्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ये बुखार कैसे होता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, देखिए ज्ञान विज्ञान की ये विशेष रिपोर्ट। डेंगू का संक्रमण एडिस एजिप्टी प्रजाति की मादा मच्छर की वजह से फैलता है। ये मच्छर ठहरे और जमे हुए पानी में पनपते हैं। मॉनसून के मौसम में ऐसा जल जमाव आम बात है। जब ये मच्छर किसी डेंगू ग्रस्त रोगी को काटते हैं तो डेंगू का विषाणु मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है। फिर जब ये मच्छर दूसरे को काटते हैं तो डेंगू के विषाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। कभी कभी डेंगू के विषाणु मच्छर की आंत में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से उनके अंडों में चले जाते हैं। जिन लोगों के रक्त में डेंगू के विषाणु होते हैं, शुरू में उन्हें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते और वो स्वस्थ दिखते हैं। इस बीमारी के प्रकोप का सटीक अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 39 करोड़ लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। उनमें लगभग 9.5 करोड़ लोगों में बीमारी की पहचान होती है। साल 1970 के पहले सिर्फ 9 देशों में ही डेंगू का संक्रमण महामारी बनता था, लेकिन अब ये बीमारी 100 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। तेज बुखार, थकान, मतली, उल्टी, त्वचा पर चकत्ते, जोड़ों में दर्द, नाक तथा मसूड़ों से हल्का रक्तस्राव डेंगू के मुख्य लक्षण हैं। डेंगू में रक्त में प्लेटलेट कोशिकाओं की संख्या तेजी से घटती है, जो चोट लगने के बाद भी रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है। लिहाजा डेंगू के रोगी को चोट लगने पर काफी रक्त बहने की आशंका रहती है, जिससे मौत भी हो सकती है। Dengue is a viral disease caused by one kind of virus, that is RNA virus, and virus there are two types, RNA and DNA. This is RNA virus and mostly transmitted by the mosquito. So Aedes mosquito, and during monsoon season, when there is a lot of accumulation of the fresh water around your community and the society around your house, these are the suitable container for growing the mosquitoes. Anybody suffering from this infection, then mosquito bites and take the blood and then again biting somebody and transmitting from one person to another person. This is how it spreads rapidly in a community. जब डेंगू का मरीज तेज बुखार, त्वचा पर चकत्ते, जोड़ों में दर्द या रक्तस्राव के लक्षण लिए अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर सबसे पहले रक्त परीक्षण द्वारा डेंगू के प्रकार का पता लगाते हैं। DENV 1 से 4 तक डेंगू के 4 प्रकार के विषाणु होते हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। साल 2016 में भारत में डेंगू के विषाणु 2 और 4 सबसे ज्यादा पाए गए थे। डेंगू के लक्षण दिखने पर पहले 2-3 दिन में ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए, क्योंकि पहले उस समय इस बीमारी पर काबू पाना आसान होता है। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, हालांकि विषाणु रोधी दवा यानी एंटीवायरल ड्रग के जरिए बीमारी को काबू में लाया जाता है। मरीज को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ देने से विषाणु का असर कम होता है। डेंगू संक्रमित रोगियों को बिना डॉक्टरों से पूछे कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, खास तौर पर एस्पिरिन, क्योंकि इससे रोगी में रक्तस्राव बढ़ सकता है।
डेंगू की तरह ही चिकनगुनिया भी मॉनसून में ही फैलता है। ये भी मच्छर जनित बीमारी है। इसके लक्षणों में मुख्य रूप से बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द, सिर दर्द, मतली, थकान तथा त्वचा पर चकत्ते खास हैं। इसके लक्षण डेंगू और जीका जैसे मच्छर जनित रोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार रोग की पहचान में परेशानी होती है। रक्त परीक्षण से रोग की पुष्टि की जाती है। चिकनगुनिया का भी कोई इलाज नहीं है। विषाणु और बुखार पर काबू पाने के लिए दवाई दी जाती हैं। भारत में चिकनगुनिया का भयानक प्रकोप साल 2006 और 2007 में देखने को मिला था। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर में कूलर और पौधों के गमलों का पानी लगातार बदलना चाहिए। पानी की टंकियों को ढक कर रखना चाहिए। घरों में कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्री टर्म बेबीज के संदर्भ में क्या किया जाए। इसे लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। सारा ये पेट की आते पसली सब टूटा हुआ है मेरा। मैं देखने की इतनी अच्छी लगती हूँ। बजरी खेचे, रेता खेचे, पंजी फावरो चला दे, गर्दा जमगो। डॉक्टर ने बता दी टीबी हैगी, इंजेक्शन लगवाए, 3 साल तक परहेज करे, जब भी ना बचे। क्या मिला? ये कमरा ऐसे ऐसे तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम बनने हैं बाबूजी। बहुत दुखी से कमरा मिला है हमें, ऐसे नहीं मिला है। किसी को 2-2 मिला, मुझे एक भी नहीं मिल रहा। बच्ची कहाँ लो दी भैया? आज चाहे यहाँ पैसा नहीं है, 20 मांगने हैं तो उन्हें 10 देना है। अरे मेरे बच्चा की तो पूरी दिन हो, तुम्हें कहाँ दे बड़ा रोड पे। मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के दर्द और उनकी समस्याओं पर देखिए हमारी खास पेशकश बंधुआ मुक्ति के बाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने शिशुओं की देखभाल में कोई कमी ना छोड़े, लेकिन कई बार मुश्किल तब होती है जब बच्चा प्रसव समय से पहले जन्म ले लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नवजात शिशुओं को 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन समय से पहले जन्मे शिशु यानी प्री टर्म बेबीज के संदर्भ में क्या किया जाए, इसे लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जन्म से कमज़ोर पैदा हुए इन शिशुओं को स्तनपान के साथ पूरक आहार की भी आवश्यकता होती है। मगर हाल ही में भारत में हुए एक नैदानिक परीक्षण की रिपोर्ट से पता चला है कि समय से पहले जन्मे शिशुओं को भी 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान ही कराना चाहिए। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये विशेष रिपोर्ट। आमतौर पर एक मां 37 हफ्तों की सामान्य गर्भावस्था के बाद शिशु को जन्म देती है, लेकिन कई बार शिशुओं का जन्म 34 हफ्ते या उससे पहले ही हो जाता है, जिन्हें समय पूर्व जन्मे शिशु यानी प्री टर्म बेबीज कहते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 1.5 करोड़ प्री टर्म शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे नवजात कमजोर होते हैं और उनका वजन भी कम होता है। करीब 10 लाख नवजातों की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। शिशुओं के लिए मां का दूध अनिवार्य है, जिससे उन्हें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल तथा एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं। शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए ये एंटीबॉडीज आवश्यक हैं, जबकि अन्य पोषक तत्व शिशुओं के विकास में सहायक होते हैं। जन्म से 6 महीने बाद उन्हें मां के दूध के अलावा मुलायम तथा कुछ ठोस आहार दिया जाता है, जिन्हें पूरक आहार कहते हैं। अब तक प्री टर्म बच्चों को लेकर अवधारणा थी कि इनके संपूर्ण विकास के लिए जन्म के साथ ही पूरक आहार देने की आवश्यकता है, मगर हाल ही में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शोधकर्ताओं ने इस धारणा को पूरी तरह नकार दिया। Preterm babies are born before time. Let's say a baby is born 2 months earlier. So the age that we take in these preterm babies, I mean, let's say a baby is 6 months old. So we subtract that period of prematurity from the age. So a preterm baby who's born 2 months earlier, at 6 months he would be considered as 4 months baby. So therefore, I mean, we need to, so this is known as corrected age. So when do you feed them? When do you feed them at 6 months or at 4 months? The real age
or the corrected age. So these are the issues that we try to address through this study, and it's a very important study because until now there are hardly any studies. रोग संबंधी जांच के शोध में समय पूर्व जन्मे शिशुओं को 2 गुटों में बांटा गया है। पहले गुट के शिशुओं को 6 महीने तक मां का दूध दिया गया, दूसरे गुट के शिशुओं को 4 महीने तक मां का दूध दिया गया, फिर उन्हें अगले 2 महीने तक पूरक आहार दिया गया। 6 महीना पूरा होने के बाद दोनों गुटों के शिशुओं की प्रतिरोधक क्षमता तथा रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती होने के अनुपात की जांच की गई। पाया गया कि जल्द पूरक आहार शुरू करने का प्रीटर्म शिशुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे शिशुओं में दूसरे गुट के शिशुओं की तुलना में बीमार पड़ने की प्रवृत्ति अधिक रही है। शोध के नतीजों को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह है कि प्रीटर्म शिशुओं को भी सामान्य शिशुओं की तरह 6 महीने पूरा होने के बाद ही पूरक आहार देना चाहिए। हालांकि ये उम्र संशोधित उम्र होती है, यानी अगर कोई बच्चा 2 हफ्ते समय पूर्व पैदा होता है तो उसे 6 महीने के अलावा 2 हफ्ते बाद से ही पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी हालत में सामान्य रूप से जन्म के 6 महीने से बाद ही पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण शोध के नतीजे मेडिकल पत्रिका लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित किए गए हैं। So most of our infants, more than 50% of them were receiving bottle feeding despite all the advice that we gave them. And we believe that that could be one factor that could have introduced the infection in these infants, because all the infants who were hospitalized, most of the hospitalizations were due to either diarrhea, that is loose motion, what you understand in common language, and lower respiratory tract infection like pneumonia and bronchiolitis and other such infections. So we would like to emphasize that the bottle feeding should be kept to a minimum. It should not be introduced as far as possible, and only the katori spoon feeds should be given to the infants, because that is one important source of infection and it's really very difficult to maintain hygiene. इस शोध में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं के अलावा कस्तूरबा गांधी अस्पताल, वर्धमान महावीर मेडिकल अस्पताल और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के कई प्रसिद्ध डॉक्टर शामिल थे। नए शोध से प्रीटर्म शिशुओं के लिए आहार योजना का दिशा निर्देश करने में मदद मिलेगी, जिनकी जल्द मृत्यु होने की आशंका होती है। और आइए अब मिलते हैं भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को 2017 मेडल से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में अपने अतुल्य योगदान के लिए दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शर्मा ने ज्ञान विज्ञान की टीम से बात की अपनी उपलब्धि एवं इस उभरते हुए क्षेत्र में भारत के योगदान के बारे में। नैनो विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी तथा इंजीनियरिंग जैसे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सूक्ष्म पहलुओं के अध्ययन तथा प्रयोग से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों एवं सूक्ष्म गुच्छों पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है, ताकि जीवन को सुगम बनाने वाले अधिक बेहतर तथा कारगर तकनीक विकसित किए जा सकें। इसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को पेरिस में हुए एक समारोह में यूनेस्को मेडल 2017 से सम्मानित किया गया है। It is not reflection of individual achievements, but the fact that we had this system in place, which allowed very strong research in nanotechnology in the country. The second aspect of any award is that it's also inspirational to younger people. So they say, look, well, somebody working in India has been able to do it. So their level of aspiration goes up. ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के क्षेत्र में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के योगदान ने भारत में नैनो प्रौद्योगिकी को काफी लोकप्रिय बनाया है। उनके अनुसार बहुत जल्द भारत नैनो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करेगा। उनका एक दिलचस्प शोध है आंखों के सूखेपन को लेकर। सामान्य स्थिति में हमारी आंखें आंसुओं से भीगी रहती है। आंसू कॉर्निया के सबसे बाहरी सतह का निर्माण करते हैं। आंखों में सूखेपन यानी ड्राई आई सिंड्रोम के रोगियों की आंखें लाल तथा सूखी हुई होती हैं एवं उनमें कीच आ जाता है।
क्योंकि ऐसे रोगियों के पलक झपकते समय आंसुओं की परत टूट जाती है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा तथा उनकी टीम ने इस समस्या को समझने के लिए दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने जैव चिकित्सा से जुड़ी समस्या को समझने के लिए नैनो तकनीक अपनाई। उन्होंने बेहद पतली सूक्ष्म झिल्ली का प्रयोग किया जो आंखों के गीलेपन को समझने के लिए आंसुओं की सतह की नकल कर सकती थी। इस शोध से पुरानी धारणा समाप्त हो गई कि कॉर्निया पर म्यूकस की परत उसके गीलेपन के लिए जिम्मेदार है। इससे आंखों के सूखेपन के रोग की प्रक्रिया को समझने में आसानी हो गई। In all of science, there are actually what I call 3 M's of doing science. These 3 M's are materials, mechanics, and manufacturing. So what happens is mechanics is understanding of how things work. Right? It can be nanomechanics means how things work on nanoscale. What are the properties? Can we understand these properties? Can we manipulate these properties? Can we design these properties? So this is mechanics part. The other part is making materials with the right kind of properties for right applications. Then finally, once you understand something and you have the material, you still have to manufacture. विज्ञान के अलावा प्रोफेसर आशुतोष शर्मा कला में भी विशेष रुचि रखते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है वे अपनी वैज्ञानिक कल्पनाओं को सुंदरता के साथ कैनवस पर उकेरते हैं। वो मानते हैं कि विज्ञान और कला आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और जिस तरह एक कलाकार अपनी कलाकृति को बड़ी मेहनत से आकार देता है, ठीक उसी प्रकार एक वैज्ञानिक भी अपने शोध को जन कल्याण के हित के लिए समर्पित करता है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय दे रहे हैं युवा छात्रों को आजीविका की दौड़ में दिलचस्प विकल्प। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जा रही हिंसा से भरी खबरों के बारे में। जो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो एक IQ लेवल होना चाहिए, जो एक टैलेंट होना चाहिए, जो एक क्षमता है, जो प्रतिभा है, वो मेधा नहीं दिखती। मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेनिंग ठीक नहीं है, मैं कहूँगी कि शायद जो डिमांड होती है मार्केट की उस हिसाब से चल रहे होते हैं कई चैनल्स। जनता देखती है इसलिए हम दिखाते हैं। अगर ये स्टॉक लॉजिक हमारा होगा तो जनता तो बहुत घटिया चीज़ें देखना चाहती है। हम भाषा के स्तर पर पहले से बहुत ज़्यादा हिंसक हुए हैं और ये नए लोग नहीं पेश कर रहे हैं प्राइम टाइम में खबरें, बहुत अनुभवी लोग कर रहे हैं। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सही विषय के चयन के बाद ही जीवन में कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। तो आपके करियर की दिशा सही हो और आप सटीक विषय चुन सकें, इसीलिए ज्ञान विज्ञान आपके लिए 2 दिलचस्प पाठ्यक्रमों की जानकारी लाया है। ये हैं डाइटेटिक्स एवं जीरोंटोलॉजी यानी आहार विद्या और जरा विज्ञान। आहार विद्या यानी भोजन का अध्ययन और जरा विज्ञान यानी वृद्धों की देखभाल करने का अध्ययन। आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। आहार विज्ञान खाद्य, पोषक आहार एवं स्वास्थ्य पर उनका अध्ययन है। हर अस्पताल, क्लिनिक तथा खेल संस्थान में संतुलित आहार एवं सही दिनचर्या की जानकारी देने के लिए आहार विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं। आहार विज्ञान में प्रशिक्षण के बाद छात्रों को आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। उनका अध्ययन उन्हें विभिन्न बीमारियों के रोगियों जैसे मधुमेह, भोजन विशेष से एलर्जी या पेट के रोगों से ग्रस्त रोगियों के लिए खुराक की योजना बनाने, देखरेख तथा निरीक्षण करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर मधुमेह के रोगियों के लिए कार्बोहाइड्रेट या अधिक शक्कर वाला खाना वर्जित है। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों को आहार विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करनी होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, बड़ौदा का MS विश्वविद्यालय, मुंबई के SNDT विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों में छात्र सूक्ष्म जैविकी, रसायन शास्त्र, मानव शरीर विज्ञान, आहार विज्ञान, दुग्ध तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण तथा जैव रसायन का अध्ययन करते हैं। ये एक कोर्स है जो कि क्योंकि अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है तो आम जनता में एक डाइट और पोषण और आहार के बारे में एक जागरूकता आ गई है और इसीलिए ये कोर्स अब पॉपुलर हो गया है क्योंकि लोग ये सब समझना चाहते हैं कि
कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, इसलिए अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। आहार विज्ञान के अलावा एक और दिलचस्प पाठ्यक्रम है जरा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी। ये पाठ्यक्रम वृद्धों की देखभाल तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं से जुड़ा है। ये छात्रों को वृद्धों की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस पाठ्यक्रम में वृद्ध जनों के वैज्ञानिक तरह से स्वास्थ्य प्रबंधन में मदद देने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 1.5 करोड़ से भी अधिक बुजुर्ग अकेले रहते हैं। ऐसे में जरा विज्ञान आने वाले दिनों में निश्चित ही लोकप्रिय होगा। ये एक बहुत भिन्न किस्म का कोर्स है। इंडिया में सबसे पहले शुरू किया गया था। वृद्ध लोगों की जो मनोवैज्ञानिक अवस्था है, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, पोषण के बारे में, इन सब बारे में बात की जाती है। और इसके अलावा थोड़ा जो स्पेशल नीड्स वाले एल्डरली हैं, अगर उनको कोई बीमारी है, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया, इनके बारे में बताया जाता है। और थोड़ा रिसर्च के बारे में बताया जाता है कि अगर रिसर्च करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ संस्थान जैसे गृह प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान और मुंबई के टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में जरा विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इसमें दूसरे विषयों के साथ उम्र वृद्धि का विज्ञान, बढ़ती उम्र के सामाजिक पहलू, मनोविज्ञान, पुनर्वास, रोग से जुड़ी सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद छात्र अस्पतालों और निजी संगठनों और दवाखानों के साथ काम करते हैं। ये छात्र वृद्धों के लिए निजी देखभाल केंद्र भी शुरू कर सकते हैं। इस हफ्ते विज्ञान के इतिहास में हम याद कर रहे हैं पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी को, जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अकेली महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 क्षेत्रों भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1903 में पहली बार इन्होंने अपने पति पेरी क्यूरी और फ्रेंच शोधकर्ता हेनरी बेक्वेरेल के साथ रेडियोधर्मिता पर अपने काम के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। दूसरी बार 1911 में मैरी क्यूरी को ये उपलब्धि तब मिली जब उन्होंने 2 रेडियोधर्मी तत्व रेडियम और पोलोनियम की खोज की। मैरी क्यूरी ने पेरिस में भौतिकी और गणित की पढ़ाई की और बाद में इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय के रेडियम इंस्टीट्यूट के निदेशक के तौर पर काम किया। 4 जुलाई 1934 में प्लास्टिक एनीमिया की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये दुर्लभ किस्म की बीमारी है जिसमें शरीर की सभी रक्त कोशिकाएं मर जाती हैं। जब मैरी क्यूरी रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज कर रही थीं, उस समय उन्हें इन तत्वों के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी नहीं थी। ये रोग उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने से हुआ था। मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला थी जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 11016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।